देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जहां वकीलों पर हुई लाठीचार्ज मामले में स्वतः संज्ञान लिया है, साथ ही यूपी पुलिस के द्वारा बनाई गई एसआईटी में जुडिशली सदस्य का भी होने की बात कोर्ट ने कही है। और सबसे बड़ी बात है, यूपी सरकार के द्वारा से हाल ही में रिटायर 3 जजों के नाम दिए गए हैं। अब देखना होगा इनमें से किन्हें शामिल किया जाता है कमेटी में। तो वहीं दूसरी तरफ वकील हड़ताल पर हैं और कोर्ट ने अब वकीलों को फिर पुनः काम पर जाने के लिए कहा है। फिलहाल अभी हड़ताल है और ऐसे में क्या कुछ कहना है शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय का, आइए दिखाते हैं आपको। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने स्वतः संज्ञान लेकर के बुलाया था और मंशा थी मुख्य न्यायमूर्ति की कि उसमें कोई जुडिशियल अफसर भी होना चाहिए, जिससे कि जो भी कुछ इंक्वायरी हो वो दिखनी चाहिए कि एकदम स्वच्छ और निष्पक्ष हो रही है। तो उसमें शासन की ओर से 3 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जजों का नाम दे दिया गया है। उनमें से किस जनपद न्यायमूर्ति जो अवकाश प्राप्त हैं, किसके नाम पर माननीय मुख्य न्यायमूर्ति और श्री MC त्रिपाठी जज साहब एग्री करते हैं, वो ऑर्डर के अपलोड होने पर होगा और तारीख भी उस आदेश में तभी पता चल पाएगी कि अगली सुनवाई इस मुकदमे की कब होगी। ये माननीय मुख्य न्यायमूर्ति प्रतींकर दिवाकर साहब एवं श्री MC त्रिपाठी साहब की बेंच में हुई। मेरा नाम आशुतोष सन, शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय। नक्सलाइज फंडिंग को लेकर जहां NIA की टीम ने यूपी के 8 जिलों सहित प्रयागराज में भी रेड की, वहीं महेंदौरी स्थित रसूलाबाद क्षेत्र में सीमा आज़ाद के घर पर NIA की टीम ने लगभग 12 घंटे की रेड की, जिसमें लैपटॉप और CA NRC से जुड़े दस्तावेज, कागज़, पर्चे को जब्त किया है और सील करके अपने साथ लखनऊ ले गई है। NIA के अधिकारियों ने 12 घंटे की रेड की और साथ ही पति पत्नी को नोटिस जारी कर 14 सितंबर तक अपना बयान दर्ज कराने के लिए लखनऊ कार्यालय आकर कहा। मीडिया से बात करने से बचती रही टीम, नहीं दिया कोई जवाब। आइए दिखाते हैं क्या बोले अधिकारी और सीमा आज़ाद। आज आप लोग महेंदौरी में आए थे, यहाँ पर रेड करिए, काफ़ी सामान भी आप लोग हिरासत में लिए। नो कमेंट्स। नक्सलाइज फंडिंग को लेकर NIA की रेड पर क्या कुछ कहा है सीमा आज़ाद ने, किस तरह से रेड हुई, क्या पूछताछ हुई और क्या आरोप लगाए सीमा आज़ाद ने, आइए दिखाते हैं। हम लोग सुबह सो ही रहे थे, अभी 5:30 बजे, और तभी दरवाज़ा खटका और सबके सब अंदर आ गए कि सर्च वारंट दिखाया उन्होंने। और उसके बाद घर पे आके और तलाशी शुरू कर दी मतलब किताबें हैं हमारे घर पे, तो किताबों को एक किताबों को खोल के पढ़ना और देखना, और जिन किताबों पे जो किताबें माइनॉरिटीज़ इशू से जुड़ी हुई किताबें थी या फिर जो बहुत सारी ऐसी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, जैसे बाटला हाउस इनकाउंटर पे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, CNRC प्रोटेस्ट पे बहुत सारी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, पर्चे थे, वो सारे वो साइड में रखते चले गए। कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए जितने भी, मतलब कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का इतिहास, अब वो उसको भी जो है, हाँ 1857 में आज़ादी की लड़ाई में लियाकत अली, वो जो है उन्होंने साइड में रख दिया कि ये हम लेके जाएंगे। इस तरह की जितनी चीज़ें, मतलब इससे उनका दिमाग भी समझ में आता है कि वो कैसी चीज़ों को ख़तरनाक चीज़ मानते हैं। तो ये सारी चीज़ वो साइड में रखते चले गए, लेकिन हमें कुछ नहीं बता रहे थे कि क्या है। हम लोग कई बार हम लोगों ने पूछा, लेकिन दोपहर के बाद जब वो सीज़र शुरू हुआ, सबको सील करना शुरू किया, तब उस पैकेट पे जो लिख रहे थे उसमें हमने देखा कि केस पहले से दर्ज है, मतलब केस UAPA के तहत 120B, 121A, इस तरह के ख़तरनाक केस जिसमें फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है, वो सारे केस पहले से, मतलब स्टोरी पहले से बनाई हुई है, उसके हिसाब से वो यहाँ पे आके मटेरियल लेके गए हैं। अब हमारा फ़ोन लेके गए हैं दोनों, अब हमारा लैपटॉप लेके गए हैं, 2 पेन ड्राइव लेके गए हैं, कुछ CDs लेके गए हैं, फिल्मों की कुछ CDs थी कुछ। अब उसमें वो क्या करेंगे हमें नहीं पता है। चुनाव आने वाला है और सरकार को अब चाहिए कि जो है वो दिखा सके कि हमने जो देखो कैसे माओइज़्म को ख़त्म कर दिया, कैसे जो है नक्सलिज़्म को ख़त्म कर दिया, कैसे आतंकवाद को ख़त्म कर दिया। इसके लिए उनको कुछ सोशल एक्टिविस्ट पे निशाना साधना है। वो राजनीतिक बंदियों पे केंद्रित है। 13 सितंबर को क्योंकि राजनीतिक बंदी दिवस होता है, इसलिए उस पर फोकस्ड किताब है और उसकी प्रतियां भी लेके गए हैं, और दस्तक की और भी प्रतियां लेके गए, पर उसको भी लेके गए। कैसी पूछताछ करनी है ये सब भी कुछ नहीं लिखा है, ये है भी हमारे पास। और इसमें बस ये लिखा है कि 14 तारीख को सुबह 10 बजे आपको NIA ऑफिस में आके प्रस्तुत होना है। पहले से उन्होंने आउटलाइन बना लिया है कि ये हमें करना है। अब उसमें मोहरे सजाए जा रहे हैं और हमें भी मोहरा बनाया गया है, और ये कार्रवाई उसी का एक चरण है।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां सीमा आज़ाद के घर पर एनआईए की टीम ने नक्सली फंडिंग को लेकर छापेमारी की है। ऐसे में जब सीमा के पति अधिवक्ता विश्व विजय ने मीडिया से बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने रोकना चाहा, तो ऐसे में पुलिस और सीमा आज़ाद के पति विश्व विजय से नोकझोंक हुई है। ऐसे में विश्व विजय ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं सरकार पर और जांच एजेंसी पर। आइए दिखाते हैं। ये क्यों छापेमारी कर रही है ये तो एनआईए बताएगी, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं कि आज पूरे देश में जो चुनाव होने वाला है और चुनाव में भी जो फासिस्ट गवर्नमेंट है अपने सारे एनआईए, एटीएस, ये सब जो है ऐसी संस्थाएं हैं जो पूरे के पूरे लोगों को जो है हरेस करने के लिए, डैमेज करने के लिए, कोई भी आज जो है ऐसा समय आ गया है कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। तो ऐसे में जो है हमारे घर को ये पूरा सर्च कर रहे हैं, सर्च वारंट दिखाया हमारा, और सर्च वारंट दिखाने के बाद से ये जो है बोल रहे हैं कि जो है पूरे घर एक पन्ना जो है हमारी कविताएं, हमारी कहानियां, हमारे जो शादी का डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो है आज जो है यहाँ से जो है लेके जा रहे हैं। एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं, सारी हमारी किताबें, हमारा लैपटॉप, हमारा फ़ोन जो है सुबह से जो है आके जो है इन्होंने बंद कर दिया। अभी ये कह रहे हैं कि हम एटीएस के, अरे एनआईए के हैं। एक ने अपना नाम बताया है राहुल और एक ने बताया है अपना नाम जो भी बताया हो। बताया उन्होंने क्या तलाश रहे हैं आप यहाँ पे? ये तो हमको कुछ नहीं बताया। हमको यह भी नहीं बताया कि क्या लुक मिला, क्या क्लू मिला कि आप आए हो। हमारा लैपटॉप लेके गए हैं, हमारा दोनों फ़ोन जो है बंद कर दिए हैं। और ये आज पूरे देश में जो है जो लोग भी डेमोक्रेटिक तौर पे बोलने वाले हैं ये सारी चीज़ें, आप जो है अपना बयान, आप अपना बयान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल अथराइज हैं आप, अथराइज हैं आप, एनआईए पढ़िए आप इस पे। जहां सराय नायक क्षेत्र के तेतुई गांव में जहां 11,000 की लाइन टूटने के कारण एक मजदूर करंट की चपेट में आया तो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद बिजली विभाग ने इलाज कराने की बात कही थी एक्सीएन ने, मगर अभी तक कोई मदद न मिलने के कारण बिजली विभाग से परेशान मजदूर उन मदद की गुहार लगाई है। उसका कहना था कि अभी तक जो भी इलाज हो रहा है फैक्ट्री मालिक सुनील सिंह के द्वारा कराया जा रहा है। ऐसे में उसके मजदूर का ठेकेदार का कहना है कि इलाज अच्छे से हो, और क्या कुछ कहा है बिजली विभाग को लेकर और मदद की गुहार लगाते हुए, आइए दिखाते हैं। मालिक है, उन्होंने आपको काम करने के लिए ठेका दिया हुआ है मशीन चलाने का, तो कितने लेबर के लिए आप लेके आए और कब ले आए? सर हम 4 लेबर लेके आए थे। कब ले आए? तो अभी कुछ काम वहाँ शुरू किया था कि नहीं आपने? काम शुरू किया था हमने, काम चल रहा था। कब से? 2 महीने। अच्छा, तो क्या हुआ? क्या घर चले गए थे, बिजली का तार टूटा, लड़का वहाँ बैठा हुआ था, बिजली का तार टूट के लड़के के ऊपर गिरा हुआ। तो ये लड़के कब आए थे? जो घायल हुआ है कब आया था? ये कल ही आए थे घर से। हाँ, तो कल काम कुछ किया इन्होंने कि नहीं? नहीं सर, काम कुछ नहीं किया। तो वहाँ से क्या कर रहे थे ये वहाँ जाके? मतलब काम करने के लिए ड्यूटी जा रहे थे। अच्छा, तो क्या आपकी मदद कौन कर रहा है? बिजली विभाग वाले कर रहे हैं कि फैक्ट्री मालिक कर रहे हैं? अभी तो ये फैक्ट्री मालिक कर रहे हैं हमारे। बिजली विभाग ने आश्वासन दिया था कि हम पूरा मदद करेंगे। अभी तक तो नहीं आए हमारे पास। तो आप क्या चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे का इलाज हो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में। क्या नाम है आपका? सतीश साहब। आपको मालूम है इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 2 दिन मनाई जाएगी, जहां 6 तारीख से लेकर 7 तारीख तक कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, क्योंकि इस बार मुहूर्त जहां 6 तारीख से शुरू होकर 7 तारीख को ख़त्म हो रहा है। ऐसे में किस तरह से 2 दिवसीय कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी, इसके पीछे क्या कारण है और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पंडित शिप्रा सदेव का, किस तरह से बनाई जाएगी जन्माष्टमी, आइए दिखाते हैं आपको क्या है खास। ओम गणपति नमः। कृष्ण जन्माष्टमी का पवित्र त्यौहार इस वर्ष 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन मनाया जाएगा। 6 तारीख को गृहस्थ आश्रम से जुड़े हुए जातक जो है कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे, जबकि 7 तारीख को साधुगण और वृंदावन में यह त्यौहार मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण जी का जो जन्म होता है वह भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, जो कि इस वर्ष 6 तारीख को
3:30 बजे से हमें अष्टमी तिथि मिल रही है, जो कि 7 तारीख को शाम को 4:15 बजे तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र जो है सुबह 6 तारीख को सुबह 9:15 बजे से मिल रहा है, जो कि 7 तारीख को 10:14 सुबह तक रहेगा। इसलिए 6 तारीख की रात को 12 बजे जो है कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। आज के दिन सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ के नहा धो के नए वस्त्र धारण करना चाहिए, मंदिर को साफ करना चाहिए और मंदिर को खूब अच्छे से सजाना चाहिए। कृष्ण जी के बाल गोपाल के स्वरूप का आज के दिन पूजा होती है, इसलिए कृष्ण जी को नए वस्त्र पहनाना चाहिए, उन्हें का साज श्रृंगार करना चाहिए, उनको झूले पे बिठाना चाहिए और संपूर्ण दिन आपका व्रत रहेगा, लेकिन कृष्ण जी को आप संपूर्ण दिन भोग लगाएंगे और भोग में उनको जो चीज़ें पसंद हैं उसका भोग लगाइए, पर सात्विक चीज़ों का भोग लगना चाहिए। और वैसे कृष्ण जी को दूध संबंधी आइटम पसंद है, मिश्री पसंद है, तो मिश्री दूध से बने हुए आइटम आप दिन भर उनको थोड़ी थोड़ी देर में आप भोग लगाइए। जैसे हम अपने बच्चों का लाड करते हैं, अपने पुत्रों का लाड करते हैं, उसी तरीके से कृष्ण जी का आप आज के दिन जितना लाड करेंगे, उनकी जितना लाल दुलार करेंगे, उतना ही वो प्रसन्न होंगे, उतना ही उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। इस वर्ष की जो जन्माष्टमी है वो कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि 4 सितंबर को शुक्र जो हैं मार्गी हो गए हैं, तो जिसके कारण तुला राशि के जातकों के लिए और वृषभ राशि के जातकों के लिए जन्माष्टमी बहुत ही शुभमय है। कर्क राशि के जातकों के लिए भी ये जन्माष्टमी जो है बहुत ही शुभमय है। मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये जन्माष्टमी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तुला, मिथुन और कर्क राशि के जातक हो सके तो आज के दिन हरी पत्तेदार सब्जी का दान करें। कन्या, कर्क और वृषभ राशि के जो जातक हैं सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सफ़ेद मिठाई का भी दान कर सकते हैं या सफ़ेद किसी भी पदार्थ का दान कर सकते हैं, जो कि उनके लिए शुभमय और मंगलमय रहेगा। आपके लिए जन्माष्टमी बहुत शुभमय और मंगल रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिवप्रसाद देव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, जय माता। पूर्ण में हुई जहां अधिवक्ताओं के साथ बाबरता और लाठीचार्ज मामले में अब लगातार लोगों का आक्रोश जारी है। ऐसे में जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ताओं ने आज सड़कों पर उतरकर जिला कचहरी पर चक्का जाम किया और साथ ही उन्होंने जमकर नारेबाजी की है, जहां डीएम व एसएसपी को हटाने की मांग की है। वहीं जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता सड़कों पर नजर आए और आज भी हड़ताल थी और जमकर नारेबाजी की गई। ऐसे में जिला कचहरी के आसपास से गुजरने वाले लोगों को वापस अपने रास्ते से मुड़कर जाना पड़ा। वहीं चक्का जाम से काफ़ी लोगों को परेशानी हुई और जमकर अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की। उनका कहना था कि जिस तरह से अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुई है ये इसकी निंदनीय है और साथ ही उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं क्या है मांग अधिवक्ताओं की। क्या मामला है? हापुड़ की घटना को लेकर के आज उसी कड़ी में जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज के भी अधिवक्ता आक्रोशित हैं। इस हापुड़ की घटना को लेकर के जिस प्रकार से ये निकम्मी उत्तर प्रदेश की सरकार अधिवक्ता हित की बात और जिस प्रकार की बर्बरता के साथ 30 अधिवक्ताओं को लाहा लौट कर दिया गया, उसमें हमारे 2 अधिवक्ता साथियों की मौत भी हो गई। उसी कड़ी में हमारी मांग है कि हापुड़ के एसएसपी और डीएम को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे उत्तर प्रदेश सरकार। लेकिन अधिवक्ता हित की बात को, अधिवक्ता की बात को नजरअंदाज करने वाली ये निकम्मी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न करते हुए जिम्मेदार लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। आम अधिवक्ता उत्तर प्रदेश का सड़क पर आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार को कान में जू नहीं डोल रही है। ये आवाज उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए आपके माध्यम से। मेरा नाम अजीत तिवारी, जनपद न्यायालय प्रयागराज। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।